नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता मीणा, सहायक आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि कोरोना महामारी के संकट से आप सभी सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे घर पर। बच्चों, आज हम बात करेंगे साठोत्तरी हिंदी कविता के बारे में। सन 1960 के बाद की जो हिंदी कविता है, उसको साठोत्तरी हिंदी कविता कहा जाता है। साठोत्तरी कविता के अतिरिक्त देखिए, उस समय इसके अनेक नाम दिए गए, जैसे समकालीन कविता, कविता, अभिनव कविता, सहज कविता, बीट कविता, अस्वीकृत कविता, अति कविता, बहुत सारे जो है नाम इसको दिए गए। लेकिन ये जो अनेक जो नाम दिए गए, उसका केवल एक ही अभिप्राय है कि जो साठोत्तरी जो कविता है वो नई कविता से कुछ अलग और हटकर लिखी गई कविता है। सन 60 के बाद की कविता में देखिए बच्चों, हमें असंतोष, अस्वीकृति और विद्रोह के जो स्वर है वो बहुत साफ तौर पर उभर कर हमारे सामने आते हैं। हालांकि नई कविता में भी असंतोष और अस्वीकृति के स्वर विद्यमान थे, किंतु 60 के बाद इस स्वर ने और तीखे व्यंग और विद्रोह का जो रूप धारण कर लिया। स्वतंत्रोत्तर भारत की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी बच्चों, हमारा देश आज़ाद हो चुका था, सरकार हमारी थी, अंग्रेजी शासन से हमें मुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी देखिए व्यवस्था में बहुत अधिक बदलाव नहीं आया, लोगों की स्थिति में बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ। और यही कारण था कि उस समय के जो लोग थे उनके अंदर एक मोहभंग पैदा हो गया था। आज़ादी को लेकर एक मोहभंग की स्थिति उनके सामने पैदा हो गई थी, और इसी कारण देखिए उनके मन में एक आक्रोश की भावना उस समय पनप रही थी, एक विक्षोभ का भाव पैदा हो रहा था लोगों के अंदर। और तत्कालीन जो कवि थे उन्होंने इसी मोहभंग, आक्रोश और विक्षोभ को अपने काव्य में अभिव्यक्त किया। सामाजिक राजनीतिक विसंगतियों के साथ विद्रोह और आक्रोश का जो स्वर है वो साठोत्तरी हिंदी कविता में अभिव्यक्त हुआ है। बात की जाए कि इस समय कौन कौन से प्रमुख कवि थे, तो देखिए समकालीन कवियों में या कहें कि साठोत्तरी युग के कवियों में कवि धूमिल, रघुवीर सहाय, दूधनाथ सिंह, लीलाधर जगुड़ी, ऋतुराज, इनके नाम प्रमुख है। और भी बहुत सारे जो कवि हैं बच्चों जिनका समकालीन कवियों में नाम आता है, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ ही प्रमुख कवियों के नामों का उल्लेख किया है। अब बात करें कि साठोत्तरी जो हिंदी कविता है इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हमें नज़र आती है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो साठोत्तरी जो हिंदी कविता है इसमें असंतोष और अस्वीकृति और विद्रोह का जो स्वर है वो बहुत साफ तौर पर उभरा है, और यह स्वर कहीं व्यंग रूप में है तो कहीं खुले रूप में। इस समय की जो कविताएं थी बच्चों, उसमें देखिए भ्रष्ट राजनीति, आशा निराशा, न्याय अन्याय, मानवीयता अमानवीयता, ईमानदारी बेईमानी, सभ्यता असभ्यता, शहर और गांव, नारी और पुरुष, इन सभी का जो है वो भावपूर्ण अंकर हमें दिखाई देता है। कवि धूमिल जो साठोत्तरी युग के सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं, उन्होंने देखिए अपने समय की जो व्यवस्था थी उसको किस तरह से अपने शब्दों में व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा कि हर तरफ कुआं है, हर तरफ खाई है, हर तरफ कुआं है, हर तरफ खाई है, यहाँ सिर्फ वह आदमी देश के करीब है जो या तो मूर्ख है या फिर गरीब है। तो यानी जिस तरह की असंतोषपूर्ण व्यवस्था उस समय हमारे देश में विद्यमान थी, उसी का जो चित्रण कवि धूमिल ने यहाँ पर किया है। साठोत्तरी जो कविता है उसमें राजनीतिक संदर्भों से साक्षात्कार किया गया है। कवि धूमिल की जो पटकथा जो लंबी कविता है, पटकथा नाम से उन्होंने एक लंबी कविता लिखी, उसमें कवि धूमिल ने देखिए समकालीन राजनीतिक चेतना पर लिखते हुए उस समय के युग की व्यवस्था का पर्दाफाश किया। समकालीन राजनीतिक स्थिति ने धूमिल के मन में एक अनास्था का भाव पैदा कर दिया था। राजनीतिक स्थिति से वो संतुष्ट नहीं थे, और देखिए अपने समय की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको काव्य में उन्होंने अभिव्यक्त करते हुए कहा कि दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। हर तरफ धुआं है, हर तरफ कुहासा है, जो दांतों और दलदलों का दलाल है वही देशभक्त है। बहुत ही करारा व्यंग्य कवि धूमिल करते थे। और हमारे देश की जो संसद है
उस पर देखिए उन्होंने व्यंग करते हुए, बहुत ही प्रसिद्ध उनकी पंक्तियां हैं, और उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल है और आधा पानी है। तो राजनीतिक जो विसंगतियां थी उन पर कवि धूमिल ने प्रहार किया, उनके प्रति आक्रोश जो है वो व्यक्त किया। मानव की स्वार्थपरता, अधिकार लोलुपता, भ्रष्टाचारिता को साठोत्तरी युग के कवियों ने अपने काव्य का विषय बनाया, और यही कारण है कि इस कविता में जीवन से सीधा साक्षात्कार दिखाई देता है। उसमें जीवन की खीज, असंतोष, निराशा, कुंठा और कड़वाहट का जो स्वर है वो हमें इस समय की कविता में दिखाई देता है। बच्चों, इस समय के कवियों ने अपने चारों ओर की जिंदगी को देखा, और अपने चारों ओर जो भयावहता, दहशत और जो छटपटाहट इन्होंने महसूस की, उसी को इन्होंने काव्य के रूप में अभिव्यक्त किया। साठोत्तरी युग का कवि क्या कहता है, देखिए वो कहता है किस तरह से अपने समय की जो भुखमरी की जो समस्या है, जो समाज में जो हमें एक तरफ एक ऐसा संपन्न वर्ग दिखाई देता है जिसको सारी सुविधाएं उनके जीवन में मौजूद है, और दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग भी समाज में है जिसके खाने तक के, जिसके पास में भोजन नहीं है, कपड़ा नहीं है, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जीवन की, वो उनसे वंचित है। तो इसी तरह की व्यवस्था पर देखिए क्या कहता है साठोत्तरी युग का कवि। वो कहता है कि वहाँ बंजर मैदान कंकालों की नुमाइश कर रहे थे, वहाँ बंजर मैदान कंकालों की नुमाइश कर रहे थे, गोदाम अनाज से भरे पड़े थे और लोग भूखों मर रहे थे। मैंने महसूस किया कि मैं वक्त के एक शर्मनाक दौर से गुजर रहा हूँ, एक शर्मनाक दौर से गुजर रहा हूँ। कितनी टीस, कितनी खींच इन पंक्तियों में हमें कवि की दिखाई देती है। किस तरह से वो असंतुष्ट है अपने समय की व्यवस्था से, बदलना चाहता है वो समाज को, समाज की इन कुसंगतियों को, इस व्यवस्था को में वो परिवर्तन चाहता है। इसीलिए देखिए उन्होंने बड़े बेबाक तरीके से, जो इस युग के कवि थे, उन्होंने अपने काव्य में इन स्थितियों का चित्रण किया। समकालीन जो कविता है वो समाज की मान्यताओं और परंपराओं से मोहभंग व्यक्त करती है। साठोत्तरी कविता या समकालीन जो कविता है वो साक्षात्कार परिवेश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रस्तुत करती है। इस समय के जो कवि थे वो अपने परिवेश के प्रति प्रतिबद्ध होकर उन्होंने काव्य रचना की, और यही कारण है कि उनकी भाषा में एक सपाट बयानी हमें दिखाई देती है। बिना किसी लाग लपेट के सीधे तौर पर उन्होंने अपने मन के भावों को काव्य में अभिव्यक्त किया। ये इन साठोत्तरी हिंदी कविता की विशेषताएं थी बच्चों। जब आप और अध्ययन करेंगे साठोत्तरी हिंदी कविता के बारे में तो और अधिक जानकारियाँ और अनेक प्रवृत्तियाँ आपके सामने आएगी। यहाँ पर मैंने कुछ प्रमुख कवियों का उल्लेख करते हुए प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों के बारे में ही आपसे चर्चा की है। उम्मीद करती हूँ कि इस व्याख्यान से आपको साठोत्तरी हिंदी कविता और समकालीन हिंदी कविता, इनको समझने में आपको सहायता मिलेगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।